हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बायो अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ की पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि हमने ये तो पढ़ लिया था कि न्यूरॉन जो है वो 3 कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सोन। एक की पॉइंट ये भी है कि जो न्यूरॉन है ये एक्साइटेबल सेल होता है। कैसा होता है? एक्साइटेबल सेल। अब एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है? यानी कि इसके पास एबिलिटी होती है, पावर होती है कि ये एक इंपल्स जनरेट कर सकता है जब भी कोई सिग्नल ये रिसीव करे। यानी कि जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे कोई भी सिग्नल आया, कोई भी स्टिमुलस आया, जैसे ही वो सिग्नल आया, इसके पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो इंपल्स जनरेट कर सके उस सिग्नल की वजह से। ठीक है, यानी कि एक्साइटेबल होता है। अब ये एबिलिटी आई कहाँ से? तो ये एबिलिटी आई ड्यू टू इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, बिकॉज न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन इज इन पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। अब वही बात, पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है? तो अगर हम पोलराइज्ड का मतलब देखें तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये एक्सोन बनाया है, मैंने एक्सोन का एक हिस्सा बनाया है। अब इस एक्सोन के हिस्से में हमें पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा, अंदर वाले पार्ट को साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म। तो यानी कि ये भी एक्सोलीमा है, ये भी एक्सोलीमा है और इसके अंदर एक्सोप्लाज्म है। तो यहाँ पर क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इसमें मैं एग्जांपल में बताऊं, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। यानी कि जो एक्सोनिमा के बाहर वाला जो एरिया है उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और अंदर वाला जो एक्सोप्लाज्म वाला एरिया है उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को बोलते हैं पोलराइजेशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बाहर ऐसा, अगर मान लो बाहर भी पॉजिटिव उतना ही होता जितना अंदर होता, तो फिर उसको अनइक्वल थोड़ी बोलते हैं, वो तो इक्वल है। पर यहाँ पर बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर नेगेटिव ज्यादा है, इस करके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की। तो इस वजह से मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में है और इसी वजह से उनके पास एबिलिटी होती है एक्साइट होने की। ये बात समझ आई? ठीक है, तो पोलराइज क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर आयनिक कंडीशन, आयनिक कंसेंट्रेशन। एक तो ये पॉइंट हुआ। अब एक पॉइंट है कि हमारा जो न्यूरॉन है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के चैनल्स एंड पंप्स पाए जाते हैं। हमारा जो न्यूरॉन है उसके पास चैनल्स और पंप्स होते हैं कुछ। अब इन चैनल्स और पंप्स की बात करें तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? चैनल्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं और पंप एक्टिव। अब पैसिव और एक्टिव का क्या मतलब हुआ? एक्टिव का मतलब ये एटीपी यूज करते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है ना उसका यूज करके काम करते हैं। यानी कि अपना जो भी काम होता है इनका, ये एटीपी के यूज के बाद ही कर पाते हैं। वहीं पे इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये पैसिव होते हैं। दूसरी अगर हम चीज देखें कि इनमें दूसरी और क्या चीज होती है, तो चैनल्स आर सेपरेट फॉर हर एक आयन। यानी कि सोडियम की बात करें एंड पोटेशियम के लिए अलग अलग चैनल्स बने हैं, अलग अलग चैनल्स हैं। सोडियम का अलग चैनल है, पोटेशियम का अलग चैनल है। वहीं पे जो पंप होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम का एक ही पंप है जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, जिसके बारे हम पढ़ेंगे आगे। तो एक तो ये चीज है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इनका मेन काम है। अब मैं इसी को अगर लिखूं, अगर मैं चैनल्स की बात करूं, चैनल्स को मैं ब्रॉड में क्लासिफाई करूं, तो चैनल्स अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि सबसे पहला चैनल जो होता है उसको बोलते हैं लीकी चैनल। अच्छा, चैनल और कुछ नहीं होते, चैनल बस एक ओपनिंग होती है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, उसमें गेट लगे भी हैं। तो वो एक तरह से कंसंट्रेशन के बेसिस पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे काम करते हैं। और हमें पता ही है एक्टिव वाले जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं। तो चैनल्स में एक आता है लीकी चैनल, एक का नाम है लीकी चैनल। अब लीकी का अगर हम देखें तो लीकी से हम क्या समझते हैं कि ये जो चैनल होगा इसमें से कुछ ना कुछ लीक कर रहा होगा, कुछ ना कुछ डिफ्यूज कर रहा होगा। तो ये जो चैनल होते हैं इनमें से पूरा टाइम, जितने भी टाइम की ये चलती है जनरेशन एंड कंडक्शन, पूरा टाइम कुछ ना कुछ लीक कर रहा होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये चैनल ओपन होते हैं। और दूसरा, मैंने जैसे बोला कि चैनल सेपरेट होते हैं सोडियम और पोटेशियम के लिए, तो इसके भी सोडियम और पोटेशियम के चैनल सेपरेट होंगे। पर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लीकी चैनल, एलसी यानी लीकी चैनल जो पोटेशियम के होते हैं वो ज्यादा होते हैं देन सोडियम।
यानी कि लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम इज मोर देन लीकी चैनल ऑफ सोडियम। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि पोटेशियम का आना जाना, डिफ्यूज होना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि उसके लीकी चैनल ज्यादा है तो वो ज्यादा निकलेगा। अब दूसरे आते हैं हमारे पास, ये हो गए लीकी चैनल। दूसरे आते हैं हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या नाम है? वोल्टेज गेटेड चैनल। अब तुम्हें नाम से पता चलना चाहिए, वोल्टेज गेटेड, गेट बन रखा होता है इन चैनल पे। ऐसे नहीं है चैनल्स के पास गेट नहीं होते हैं, पोर होते हैं पर उनपे गेट लगे होते हैं, इस तरह के जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम करते हैं। तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ये यूजली क्लोज होते हैं, पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पे ये ओपन हो जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें अभी एक चीज बता देती हूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि ये एक्सोलीमा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर है, नेगेटिव अंदर है, तो नेगेटिव अंदर का जो है ना -70 मिली वोल्ट होता है अंदर। तो अब वोल्टेज गेटेड चैनल -70 मिली वोल्ट पे बंद है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। पर जैसे ही वो -50 हो गया या +30 मिली वोल्ट हो गया तो वो फट से खुलते हैं और स्पेसिफिक अपने आयन के लिए खुलते हैं। जैसे कि वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ सोडियम, इट नॉर्मली रिमेन्स क्लोज्ड बट इट ओपन्स जब ये जो पोटेंशियल है जो -70 था अंदर का साइटोप्लाज्म का, वो कहाँ पहुंच जाएगा? -55 से -60 मिली वोल्ट तक। यानी कि इसका पोटेंशियल एक्सोप्लाज्म का -55 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट का जब हो जाएगा तब ये ओपन हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें VGC ऑफ पोटेशियम कब ओपन होते हैं? तो ये ओपन होते हैं +30 मिली वोल्ट पर, जब एक्सोप्लाज्म का पोटेंशियल पहुंच जाएगा, यानी ये -70 जो अंदर है +30 हो जाए तब। अब एक ये हो गए। अब दो और टाइप के होते हैं जिन्हें बोलते हैं लाइगेंड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल एंड मैकेनिकल गेटेड चैनल। लाइगेंड गेटेड चैनल की अगर हम बात करें तो ये ओपन कब करेंगे? जब ये कोई केमिकल रिसीव करेंगे। ओपन व्हेन दे रिसीव अ केमिकल। कोई भी केमिकल जब इनके आसपास आता है ये ओपन कर जाते हैं। वहीं पे मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन कब करेंगे? जब कोई स्ट्रेस या प्रेशर ये परसीव करेंगे, जब ये प्रेशर रिसीव करेंगे तब, कोई स्ट्रेस रिसीव करेंगे तब। अब लाइगेंड गेटेड चैनल समझने के लिए हम समझते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हमें पता है ना कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर द केमिकल्स जो कि साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है, तो वो भी तो केमिकल है। तो यानी कि जब वो साइनेप्टिक वेसिकल से बाहर निकलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंचते हैं, तब उसके बाद जब ये दूसरे मसल जो हैं, मसल के रिसेप्टर पे पहुंचते हैं, तो ये केमिकल का काम ही तो कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ जो लाइगेंड गेटेड चैनल है तब ये ओपन हो जाएंगे। तो दे ओपन में दे रिसीव केमिकल। वहीं पे मैकेनिकल गेटेड चैनल जब कोई स्ट्रेस या प्रेशर लग रहा होगा तब ये ओपन होंगे। तो ये कुछ टाइप के चैनल्स हैं। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लीकी चैनल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम चलते हैं पंप्स पे। तो अगर हम बात करें पंप की, तो मेन पंप जो प्रेजेंट होता है न्यूरॉन में वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब वही सेम चीज, ये एक्सोलीमा मान ली। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो इसको समझाने के लिए कि ये लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप का एक डब्बा। ये एक्चुअल में पंप है, ये सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, ये एक एटीपी यूज करता है। इसने क्या किया, एक एटीपी यूज किया और उसकी एनर्जी के थ्रू 3 सोडियम बाहर निकाल दिए। कितने? 3 सोडियम एक बार में, 3 सोडियम बाहर निकाल दिए और 2 पोटेशियम एक्सोप्लाज्म के पास डाल दिए। तो ये क्या करता है, मैं बोल सकती हूँ कि ये एक एनर्जी यूज करके 3 सोडियम बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम अंदर भेजता है। अब आप कहोगे सोडियम पोटेशियम बाहर अंदर ये कैसे पता चलता है? तो अब इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में न्यूरॉन एक्साइटेबल होते हैं क्योंकि वो पोलराइज स्टेट में होती है उनकी मेम्ब्रेन। वहीं पे न्यूरॉन जो होते हैं उनके पास चैनल्स और पंप्स होते हैं। हमने चैनल पढ़े, लीकी, वोल्टेज, लाइगेंड एंड मैकेनिकल। पंप भी पढ़ा कि 3 वो क्या करता है, एनर्जी को यूज करके 3 सोडियम बाहर निकालता है, 2 पोटेशियम अंदर करता है। अब हम पढ़ते हैं मेन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, जिसमें इसका भी काम समझ आ जाएगा। पर ये इंपॉर्टेंट है, ये ना पूछ लेते हैं कि कितने बाहर निकालता है कितने अंदर, कभी कभी बोल देते तो पोटेशियम आउटसाइड, वो गलत हो गया, पोटेशियम अंदर ही रहेंगे। चलो अब अगर हम देखें तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स जो है ना वो 3 स्टेजेस से होकर कंप्लीट होती है। सबसे पहले स्टेज का नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले स्टेज का नाम क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि ये वो टाइम होगा जब मेम्ब्रेन
किस पे होगी? रेस्ट में होगी। मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट। उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा मेम्ब्रेन का, उसको क्या बोल देंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या ये बात समझ आई? व्हेन मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट, द पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट दैट टाइम, जो कि -70 होता है, इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। दोपहर का टाइम है, आप सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे कोई काम नहीं है आपको, क्या कर रहे हो आप? रेस्ट कर रहे हो। तो उस टाइम पे अगर आपकी मम्मा आए और मम्मा ने बोला कि बेटा जाके पनीर ले आ या दही ले आ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी रेस्टिंग स्टेज छोड़नी पड़ेगी। अभी क्या थे? रेस्ट पे थे, अपनी सारी एनर्जी कंजर्व कर रहे थे, कुछ हिल डुल नहीं रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। वो जो स्टेज थी उसको हमने बोल दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आपकी मम्मा आई और आपकी मम्मा ने बोला कि जा दही लेके आ, और आप क्या करोगे? अब आप उठोगे, उठ के जो काम दिया है वो करोगे। तो मैं काम को एक्शन बोल सकती हूँ, जो आपको एक्शन दिया गया वो करोगे। तो उस एक्शन को करने के टाइम पे आपकी एनर्जी भी यूज हो रही है और आप अपनी जो इतनी अच्छी आरामदायक रेस्टिंग स्टेज पे थे उससे उठ के जाना पड़ेगा, है ना? तो यानी कि वो जो स्टेट होगी ना, वो न्यूरॉन के केस में डीपोलराइजेशन बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? डीपोलराइजेशन। यानी कि अभी रेस्ट कर रहा था न्यूरॉन, आराम से रेस्ट कर रहा था, जैसे ही कोई सिग्नल स्टिमुलस आया, उस बेचारे को काम करना पड़ेगा, उसको आगे से आगे कंडक्ट करना पड़ेगा, इंपल्स जनरेट करानी पड़ेगी। तो उस चीज को बोलेंगे डीपोलराइजेशन। जब उसको वो काम करना पड़ेगा, जब उसका एक्शन पोटेंशियल आया, उसको एक्शन करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। यानी जैसे ही कोई स्टिमुलस रिसीव होता है, न्यूरॉन जो है डीपोलराइज हो जाता है। क्या इतनी बात समझ आई? अब इसके बाद क्या होगा? अब फिर से आपके वाला एग्जाम्पल पे आते हैं। आप दही लेके घर वापस आ गए हो। अब घर वापस आ गए तो आप क्या करोगे? वापस से अपने बेड पे वहां पे पिल्लो रखोगे जहां पे पहले था, एसी चलाओगे, आराम से उसी तरह लेट जाओगे, सो जाओगे, उसी पोजीशन में जो जो मजा आ रहा था। तो यानी कि आप अपनी जो रेस्टिंग स्टेज थी उसमें वापस जाना चाहोगे। ऐसे ही जो हमारा न्यूरॉन है वो क्या करेगा? वो अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापस से लाना चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं वापस से आराम करूं। तो उसको काम तो करना पड़ा बेचारे को, पर उसने क्या करा? वापस से जल्दी जल्दी काम करके अब मैं आराम करता हूं। तो वापस से वो जब अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ला रहा होगा अपने अंदर, तो उसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। तो इस तरह से साइकिल चलती है। डिपोलराइजेशन जैसे उसने अचीव कर ली तो वापस से रेस्टिंग स्टेज पे होगा, फिर मम्मी ने काम दिया, फिर डिपोलराइजेशन, फिर वापस आएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है और ये 3 स्टेजेस हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। सबसे पहला स्टेज था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। जैसे मान लो कि ये सेम वही बात, एक्सोन कि एक्सोनीमा अंदर साइटोप्लाज्म, बाहर जो भी कॉन्टैक्ट में इसके फ्लूइड है वो। मैंने क्या बोला था कि इनके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की, यानी मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज स्टेट में होती है। मेम्ब्रेन आर ऑलवेज इन पोलराइज स्टेट, ठीक है? यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की। कहाँ? बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है। सेम इस साइड भी, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव आया कहाँ से, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो बाहर फ्लूइड है ना, जो सेल के बाहर है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर ईसीएफ। सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है ना, उसमें सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा होता है। ये वाला जो हुआ, ये क्या हुआ? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये वाला क्या हुआ? इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, आईसीएफ। विद इन द सेल, इंट्रा मतलब विद इन द सेल। इसमें पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है। अब मैं ये अमाउंट ज्यादा बोल कैसे रही हूँ? कंपैरिजन में बोल रही हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बाहर हम देखें तो जितना बाहर पोटेशियम है ना, उससे कहीं ज्यादा अंदर होगा। जितना, क्या बोला मैंने? जितना बाहर पोटेशियम है उससे कहीं ज्यादा अंदर होगा। ये साइन क्या बना रही हूँ मैं? अगर मैं ऊपर का साइन बना रही हूँ इसका मतलब हाई, अगर मैं नीचे का साइन बना रही हूँ इसका मतलब लो। पोटेशियम का अमाउंट लो, पोटेशियम का अमाउंट हाई, ठीक है? सेम बाहर मैंने क्या बोला? ईसीएफ में क्या ज्यादा है? सोडियम। तो जितना सोडियम का अमाउंट बाहर ज्यादा है ना, वो अंदर कम होगा सोडियम का अमाउंट, ठीक है? तो सोडियम की मैं सोडियम से ही कंपैरिजन कर रही हूँ, पोटेशियम की पोटेशियम से ही, कि इंट्रासेलुलर में बाहर से ज्यादा अंदर पोटेशियम ज्यादा है और एक्स्ट्रासेलुलर में उल्टा है। अब यहाँ पर आप अब कहोगे कि मैम मुझे एक बात बताओ, ये तो बात ठीक है, हम समझ गए, पर इसकी वजह से चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ आ रहा है? सोडियम भी पॉजिटिव है,
सोडियम भी +1 का चार्ज रखता है, पोटेशियम भी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आ रहा है? तो ये आता है दो चीजों की वजह से। एक तो पोटेशियम अंदर जाता है, साथ में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी अंदर ज्यादा होते हैं। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत क्या होगा, अंदर का थोड़ा बहुत जो पोटेंशियल है माइनस में जाने लगा, नेगेटिव आ गया अंदर। दूसरा एक और चीज, मैंने आपको एक बात बताई थी कि लीकी चैनल किसके ज्यादा है? जल्दी से बताओ, लीकी चैनल किसके ज्यादा है? पोटेशियम के ज्यादा है। और मैंने क्या बोला, नॉर्मली पोटेशियम नॉर्मली कहाँ पे ज्यादा होता है? अंदर ज्यादा होता है। तो अगर उसको लीक करना होगा तो वो कहाँ की तरफ लीक करेगा? बाहर की तरफ। तो इसकी वजह से, और लीकी चैनल हमेशा खुले रहते हैं, तो वो पोटेशियम ना बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल रहा है, निकली जा रहा है, निकली जा रहा है। वहीं पे जो सोडियम है ना, वो बेचारा अगर अगर वो अंदर आना चाह भी रहा है लीकी चैनल करके, क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम, लीकी चैनल करके अंदर आना भी चाह रहा है, तो वो बेचारा इतना नहीं आ पाता क्योंकि उसके लीकी चैनल कम है, तो वो इतना नहीं आ पा रहा। तो इस करके भी अब तुम देखो कि बाहर पोटेशियम ज्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे बाहर पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है, अंदर वो आने की कोशिश कर रहा है सोडियम, पर वो अभी भी कम है, तो भी नेगेटिव अंदर ज्यादा हो रहा है। दूसरा, तीसरी एक और बात, जब यहाँ पर ये सब काम कर रहा होता है ना, लीकी चैनल ये काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे तो कितना नेगेटिव जाएगा अंदर। अगर सोचो, इसको मैंने 1 मिनट ऐसे छोड़ दिया लीकी चैनल को, बाहर पोटेशियम निकली जा रहा है, निकली जा रहा है, निकली जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, बाहर का पॉजिटिव हद से ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, और अंदर क्यों कंपैरिजन में नेगेटिव हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, क्योंकि वहां से पॉजिटिव कम हो रहा है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन तो बाहर निकल नहीं सकते, वो अंदर ही है ना, नेगेटिव हो जा रहा, हो जा रहा है, तो ये अभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो नहीं रहना चाहिए फिर रेस्ट पे। बात समझ आई? मैंने क्या बोला था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट, तो ये तो -70 से -80 -90 पहुंच जाएगा ऐसे तो। अगर बाहर पोटेशियम आता रहा और सोडियम बेचारा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, पर 2 जा रहे हैं, वहां पे 10 बाहर निकल रहे हैं उतनी देर में, है ना, तो ये तो -70 से -80 -90 चला जाएगा। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आते हैं साथ में? सोडियम पोटेशियम पंप। कौन आता है? सोडियम पोटेशियम पंप। अब समझ आया ये क्या काम क्यों कर रहा है ऐसा काम? ये क्या करता है? 3 सोडियम को बाहर निकालेगा, 2 पोटेशियम को अंदर ले आएगा। क्या करेगा? दोबारा बता रही हूँ, 3 सोडियम को बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम को अंदर ले आएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहे होते हैं, ताकि मेम्ब्रेन जो है अपना नॉर्मल सोती रहे। जैसे हम एसी बंद हो जाए, गर्मी लगने लग जाए, उठ जाएंगे, यानी कि हमारे को आराम देने के लिए हमने एसी चला रखा है कि हम उसी पोजीशन में आराम से सोते रहे। सेम सोडियम पोटेशियम पंप क्या चाहता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रहे। तो वो काम करता है, वो क्या कर रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर छोड़ता है, 3 सोडियम को बाहर। लीकी चैनल अपना बाहर निकाले जा रहे हैं, अंदर डाले जा रहे हैं सोडियम को, पोटेशियम बाहर निकाले जा रहे हैं, वहीं पे सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करे जा रहा है। तो क्या होता है इन दी एंड, अगर तुम देखो, 2 पोटेशियम अंदर जा रहा है, 3 सोडियम बाहर आ रहा है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज बाहर है कि नहीं? 1 का, बताओ, है ना? तो इसके लिए भी बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। क्या हमें ये बात समझ आई? रीजन क्या है बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा होने का, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का? कंपैरिजन में बोल रहे हैं हम, ठीक है, कंपैरेटिवली बोल रहे हैं कि कंपैरेटिवली बाहर एक तो नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से और अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होने की वजह से यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है हम दोबारा से देख लेते हैं। RMP is the potential at which membrane remains at rest. What do you mean by rest? That means not generating या conducting any impulse at that time. अपना रेस्ट पे कोई इंपल्स नहीं जा रही है, तो ये हमारा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई होप आप सबको समझ आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब इसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रहती है, अब क्या हुआ, मम्मी ने काम दिया, यानी कि सिग्नल आया हमारे पास, सिग्नल रिसीव हुआ, तो डिपोलराइजेशन देखते हैं क्या होता है। डिपोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डी मतलब उसका भी उल्टा, यानी पोलैरिटी ही रिवर्स होगी। तो डिपोलराइजेशन क्या होता है? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यानी वही सेम चीज, अगर ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, इसमें बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, डिपोलराइजेशन होने की वजह से बाहर नेगेटिव हो गया और अंदर पॉजिटिव हो गया, रिवर्सल ही हो गया चार्जेस का।
जो पोलैरिटी थी वो उल्टी होगी। अब ये डीपोलराइजेशन अचीव कैसे होती है ये देखते हैं। हमने बोला कि व्हेन स्टिमुलस विथ ऑप्टिमम स्ट्रेंथ अराइव्स, इसका मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस मतलब कोई भी सिग्नल, कोई भी ऐसी चीज जो इंपल्स जनरेट करने में मजबूर कर दे न्यूरॉन को, ठीक है। विद ऑप्टिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमम स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जनरेट कर दे। यानी कि अगर सेम एग्जाम्पल किस तरह है समझते हैं। अगर आपकी मम्मा ने हल्के से आवाज लगाई, आपको सुनेगा भी नहीं सोते सोते में कि आपको आवाज लगाई है, सेम एकदम से जोर से आके बोल रही है मम्मी, तो वो चीज है कि ऑप्टिमम स्ट्रेंथ लगाई पूरी, है ना। पर यहाँ पे क्या होता है, एक स्टिमुलस आया, ऐसा नहीं है हजारों स्टिमुलस आई जा रहे हैं हमारे अंदर, हर न्यूरॉन के अंदर काफी स्टिमुलस आते हैं, पर सबकी इतनी एबिलिटी नहीं होती, सारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो एक इंपल्स जनरेट कर दे। कुछ जो होते हैं वो मिनिमम थ्रेश को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ के साथ जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उसको जनरेट करवाने के लिए इंपल्स को, जब वो वाला स्टिमुलस आता है, तब जो मैकेनिकल गेटेड और लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं, ये क्या करते हैं, ओपन अप हो जाते हैं। आप समझो इस बात को। मैंने बताया था लाइगेंड गेटेड चैनल जो है केमिकल की वजह से उत्पन्न होता है, यानी कि अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया, न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले कहाँ आता है, डेंड्राइट पे ही आता है ना। तो यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ लाइगेंड गेटेड चैनल जो डेंड्राइट पे होते हैं वो खुल जाते हैं। सेम अगर कोई प्रेशर हुआ, जैसे उंगली पे प्रेशर लगा या कुछ हुआ, तो वो भी डेंड्राइट ही रिसीव करेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, एमजीसी और एलजीसी डेंड्रोन पे जो प्रेजेंट है वो ओपन अप हो जाएंगे। फिर इसकी वजह से क्या होगा, फ्यू सोडियम आयंस हैं, उनका इनफ्लक्स होगा। क्या होगा, इनफ्लक्स। एक होता है इनफ्लक्स, एक होता है ई फ्लक्स। इन एंटर करना, अंदर जाना, ई फ्लक्स ई एग्जिट करना, बाहर आना, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो क्या होता है, कुछ थोड़े बहुत जो सोडियम आयन है ना, वो मौका देख के अंदर आ जाते हैं। अब क्या हुआ, सोडियम आयन थोड़े अंदर आए। तो मुझे एक बात बताओ, साथ ही साथ मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ सोडियम बाहर पॉजिटिव था, किसकी वजह से, सोडियम चैन आयन की वजह से, अंदर नेगेटिव था अभी, ठीक है। क्या हुआ, कुछ सोडियम अंदर आए, कुछ सोडियम अंदर आ गए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं होगा? ये जो -70 था, ये चेंज होगा कि नहीं? तो हाँ जरूर होगा, और क्योंकि थोड़े से आए हैं इसलिए थोड़ा सा ही चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो गया, -55 या -60, ये 2 लिखा है, -60 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि पोटेंशियल जो है चेंजेस फ्रॉम -70 मिली वोल्ट टू -55 या -60 मिली वोल्ट, इतना हो जाएगा थोड़े से सोडियम के अंदर आने पे। क्योंकि अंदर थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा आ गया ना, तो हमें नॉर्मल मैथ तो पता है कि कहाँ की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाना शुरू करेगा, तो ये -55 की तरफ जा रहा है। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि -55 मिली वोल्ट पे कोई ओपन होता है, तो कौन ओपन होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल, किसके, सोडियम के। तो अब क्या होगा, जैसे ही पोटेंशियल -55 पे पहुंचेगा, वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ सोडियम विल ओपन। समझ रहे हो किस तरह से काम करता है ये सब। अब क्या होगा, एकदम से जैसे जितने सारे चैनल है वोल्टेज गेटेड चैनल सारे ओपन हो जाएंगे, रैपिड इन्फ्लक्स होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम का। मैं बार बार इन्फ्लक्स क्यों बोल रही हूँ सोडियम का, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है ना, तो सोडियम चैनल के अकॉर्डिंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाता है वो, तो वो अंदर जाएगा, कम की साइड जाएगा। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, बहुत सारा सोडियम एक साथ। पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा ही सोडियम गया था, ठीक है, अब एकदम से बहुत सारा सोडियम जाएगा। और जब रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, इतना सारा सोडियम अंदर जाएगा, तो इसकी वजह से एकदम से क्या होगा, अंदर जो हमारा -55 टू -60 मिली वोल्ट है वो और कम हो जाएगा, और वो और कम होके +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा। दोबारा से बना देती हूँ, उसकी वजह से क्या होगा, अंदर वाला +30 मिली वोल्ट तक हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं माइनस लिख रही हूँ, -70 मिली वोल्ट, वो किसके लिए लिख रही हूँ, क्योंकि अंदर जो है माइनस है, मैं अंदर का ही बता रही हूँ, सारा पोटेंशियल अंदर माइनस है। अगर मैं अब प्लस बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया ज्यादा कंपैरिजन में, और बाहर इसकी वजह से कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज हो गया। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि आउटर सरफेस बिकम्स नेगेटिव वाइल, अब इनर क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ आ गया रीजन, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आ गया, तो सोडियम भी अंदर, पोटेशियम भी अंदर रह रहा है पहले से, सोडियम भी अंदर आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अंदर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है सब, ठीक है, और बाहर से कमी हो जा रही है सोडियम की, तो इसकी वजह से वो नेगेटिव बन गया। और कितना हो गया पोटेंशियल, अब पोटेंशियल इनसाइड मेम्ब्रेन रीचेस +30 मिली वोल्ट, और जैसे ही ये +30 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा,
वहां पे मैं ये कह दूंगी कि डीपोलराइजेशन की स्टेट अचीव हो गई है, डीपोलराइजेशन आ चुकी है। यही तो था डीपोलराइजेशन। क्या था डीपोलराइजेशन? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अभी ऐसे था, इसके बाद क्या हो गया? ऐसा हो गया, तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई यहाँ पे। ठीक है, बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, और ये होती है डीपोलराइजेशन। इसका दूसरा नाम होता है एक्शन पोटेंशियल। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि स्टिमुलस आया और उसको उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना पड़ा। अब हम चलते हैं इसके बाद रिपोलराइजेशन पे। अब क्या होता है कि हमने ये तो देख लिया कि +30 हो गया, पर क्या मेम्ब्रेन ये चाहती है कि वो काम करे? वो चाहती है मैं आराम करूं, वो चाहती है कि मेरी जो नॉर्मल स्टेट है वो बनी रहे। तो वो क्या करेगी? वो दोबारा से ट्राई करना चाहेगी कि मैं वापस से -70 पे हो जाऊं, वापस से वहीं पहुंच जाऊं। तो उसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। अब रिपोलराइजेशन में अगर हम देखें इसके बाद क्या होगा, यहाँ से रिपोलराइजेशन स्टार्ट है। एक और चीज मैंने बताई थी कि +30 मिलीवोल्ट पे कोई ओपन होता है। तो +30 मिलीवोल्ट पे कौन ओपन होता है? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या होते हैं? ओपन। जैसे ही पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, वैसे ही सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं बंद। इसकी वजह से अब क्या होगा? पोटेशियम कहाँ ज्यादा था? यहाँ पे मैं दोबारा बना देती हूँ। तो अब रिवर्सल हो गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, बाहर नेगेटिव आ गया है, अंदर सोडियम भी ज्यादा है, अंदर पोटेशियम भी ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ कि अगर VGC ओपन होंगे पोटेशियम के, तो पोटेशियम कहाँ के साइड जाएगा? अंदर के साइड या बाहर के साइड? जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ। तो पोटेशियम बाहर के साइड निकलना शुरू होगा, तो ई फ्लक्स होगा किसका? पोटेशियम का। इतनी बात समझ आई? इधर ना एक और चीज समझने की हमें जरूरत है। अब हम लेते हैं दो डोर। हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं दो डोर। एक है मैसिव सा डोर, राजा महाराजा वाला जो डोर होता है, बहुत बड़ा सा, जिसमें 2-3 बंदे लगते हैं उसको खोलने के लिए। एक लेते हैं हल्का फुल्का सा छोटा सा डोर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें किसी चोर को अंदर आने से रोकना है और तुम्हारे दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, ये वाला भी ओपन है अभी और ये वाला भी ओपन है, तो रोकना है, ठीक है, और वो भाग के आ रहा है, तो कौन से वाला तुम जल्दी बंद कर दोगे? ये वाला, हल्के वाला, आराम से ऐसे दरवाजा मारोगे और सीधा कुंडी। पर इस वाले को अगर 2-3 बंदे लगते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको, इतने में तो चोर अंदर ही आ जाएगा ना। क्या ये वाला पॉइंट समझ आया? मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मत बोलना मैडम क्या कह रही है, ये कहाँ से लिया है बीच में। तो यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ना, दरवाजे की तरह ही समझ लो, गेट की तरह वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ना, ये थोड़ी ज्यादा देर के लिए ओपन रह जाते हैं। दे रिमेन ओपन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे कि वो जो हैवी वाला डोर था, ये क्या होता है? इसको बंद करना, अगर मैंने बोला कि 1 सेकंड के अंदर बंद करके दिखाओ, है ना, तो वो तो नहीं होगा, वो धीरे धीरे लगा रहेगा, तो थोड़ी ज्यादा देर के लिए ओपन रह जाएगा। तो इतने में 1-2 चोर तो निकल के आ ही सकते हैं ना, है ना। तो ये क्या करते हैं? सेम वही चीज है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा देर के लिए, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा देर के लिए ओपन रह जाता है, तो 1-2 पोटेशियम भी और बाहर निकल आते हैं, जिनको निकलना भी नहीं था अगर वो टाइम पे बंद हो जाता तो। पर क्योंकि वो आराम से बंद हुआ, तो 3-4 पोटेशियम, 2-3 पोटेशियम और बाहर निकल आए। दूसरा, वहीं पे ये नोट कर लेना कि जो सोडियम के चैनल है ना, सोडियम का जो VGC है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ओपन होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। अब इसका मतलब क्या हो? वही एक हल्का सा दरवाजा, ये ना जितनी जल्दी खुलता है ना उतनी जल्दी बंद भी हो जाता है। ठीक है, तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि +30 मिलीवोल्ट पे बंद होने का सोचता है और उसी टाइम बंद भी हो जाता है। पर ये क्या करता है, क्योंकि हमारे को रिपोलराइजेशन वापस लानी है, वापस से वो स्टेट लानी है, तो इफ्लक्स हुआ पोटेशियम का। जब पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ, तो इसकी वजह से बाहर पॉजिटिव वापस से आने लगा और अंदर नेगेटिव वापस से होने लगा, क्योंकि बाहर, अंदर से पॉजिटिविटी कम हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अब -10, -20, -30 ऐसे करते करते -70 पहुंच रहा होगा। पर वो जैसे ही -70 में पहुंचता है ना, इसको बंद करना जब शुरू करते हैं, तो ये मजे से बंद हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा रही हूँ, मजे से दरवाजा बंद हो रहा था तो 2-3 और निकल के आ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 2-3 -70 के बाद भी निकल के आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ इसकी वजह से -70 से और क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, -80 तक पहुंच जाएगा, -90 तक पहुंच जाएगा, जितने निकल के आएंगे उस हिसाब से। तो मैं ये कह सकती हूँ ई फ्लक्स हो जाएगा पोटेशियम का, जब इसे बंद हो रहा होगा ये, ऑफ पोटेशियम ड्यू टू ओपनिंग ऑफ VGC फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और इस वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 पे रहना चाहिए था, वो -80, -85 पे पहुंच गया, और इस स्टेट को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन।
हम क्या करने वाले थे, बेचारा रीपोलराइजेशन पे जाने वाला था, पर वो गलती से ज्यादा निकल गए, तो इसकी वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन है वो ज्यादा ही पोलराइज होगी, कुछ ज्यादा ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, -80 तक पहुंच गई, तो ये हाइपर पोलराइजेशन पे पहुंच गई। लेकिन ये होता है ब्रीफ फेज, वो थोड़ी देर के लिए होता है। क्यों थोड़ी देर के लिए होता है? क्योंकि हमारे मेन हीरो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जिनका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, ये काम करना शुरू करता है। इसको दिखा, अरे फिर से दिक्कत आ रही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं हो पा रहा है अचीव, तो मैं क्या करता हूँ, 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर करते करते वो वापस से इसको चेंज कर देगा, ज्यादा पॉजिटिव बाहर, ठीक है। ये ऐसे एक्सचेंज करता रहेगा, एक्सचेंज करता रहेगा, और आरएमपी की स्टेज को ये वापस ले आएगा। So stage of RMP is achieved by या is restored by सोडियम पोटेशियम पंप। और दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप इसलिए भी काम करता है क्योंकि अगर आपने यहाँ देखा होगा कि पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, तो यानी कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है और अंदर नेगेटिव हो रहा है, पर क्या सही आयन जा रहे हैं? चार्जेस तो सही हो गए, बाहर पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव हो गया, जैसे वो नॉर्मल थे, पर क्या सही आयन गए? हमें पता है कि बाहर कौन से आयन ज्यादा होते हैं, सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, और अंदर कौन से होते हैं, पोटेशियम। पर रिपोलराइजेशन के टाइम पे हमें ये देखने को मिला कि बाहर पोटेशियम जाई जा रहा था, इफ्लक्स पोटेशियम का हो रहा था, और अंदर सोडियम पड़ा हुआ था। चार्जेस तो चलो ठीक कर दिए, पर आयंस कौन ठीक करेगा? तो उसका काम भी किसने किया? सोडियम पोटेशियम पंप ने। तो सोडियम पोटेशियम पंप ने आयंस को भी ठीक किया, और जो पोटेंशियल माइनस में ज्यादा चला गया था उसको भी ठीक करा उसने। तो इस तरह से हमारा पूरा काम करता है, ये मेन होता है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट पढ़ लेते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्टोरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी। इसका मतलब हम दोबारा समझते हैं, इसको और तरीके से हम लिख सकते हैं कि सिंपल तरीके से, टाइम ड्यूरिंग विच न्यूरॉन कैन नॉट जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल। रिफ्रैक्टरी पीरियड अब समझते हैं हम क्या होता है। अब मान लो कि एक न्यूरॉन के पास पहले से ही एक सिग्नल आ रखा है और वो उसी पे काम कर रहा है, उसी पे डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हो रही है, तो जब तक वो वाला काम नहीं कर लेगा तो दूसरा काम कैसे ले लेगा? न्यूरॉन वापिस से अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे नहीं आ जाएगा तब तक वो दूसरी सिग्नल का जवाब नहीं देता, दूसरी स्टिमुलस का कोई जवाब नहीं आता। जैसे वो आएगा तभी वो दूसरा स्टिमुलस अचीव कर पाएगा, उसको रिसीव कर लेगा और उससे इंपल्स जनरेट कर देगा। तो टाइम ड्यूरिंग विच न्यूरॉन कैन नॉट जनरेट, उस बीच के टाइम को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। जब वो काम कर रहा होता है, जब वो दूसरी स्टिमुलाई को नहीं ले सकता। तो ये जो नॉर्मली रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ना, वो 1 से लेकर 5 मिली सेकेंड का, देख लो कितनी जल्दी काम करता है, 5 मिली सेकेंड का होता है, 5 मिली सेकेंड का बस। होल प्रोसेस जो है रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन को, वो 1 से 5 मिली सेकेंड लेता है सिर्फ। अब मैं एक और चीज बता देती हूँ, अगर हम इसका ग्राफ देखें, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसमें क्या होगा, इस साइड मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा और इस साइड मिली सेकेंड आएंगे, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, ये है हमारी -70 मिली वोल्ट। इससे नीचे नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, जैसे मान लो ये 0 मानना, तो उससे नीचे नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -80 मिली वोल्ट या 85, ये होगा -55 या -60 मिली वोल्ट, और सबसे ऊपर ये क्या होगा, +30 मिली वोल्ट, ठीक है। ये मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताया है अलग अलग टाइम का। तो अगर हम ग्राफ की फॉर्म में देखें तो सबसे पहले मेम्ब्रेन रेस्ट पे, उसके पास कोई स्टिमुलस नहीं आया, तो वो इधर की साइड कहीं होगी, ये आराम से -70 पे रेस्ट कर रही है। एक स्टिमुलस आ गया, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, उसकी वजह से अब ये क्या करेगी, इसको काम करना पड़ेगा। और काम करने का मतलब ये क्या करेगी, फ्यू इन्फ्लक्स होता है सोडियम का इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा -55 तक पहुंचती है, फ्यू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से ये -55 तक पहुंची, फिर -55 पे वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, दोबारा से डिवीजन भी हो रही है, ये सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुले और ये +30 पे पहुंच गई, तो ये एकदम से इन्फ्लक्स होता है और ये +30 पे पहुंच जाती है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हुए, पोटेशियम के खुले, पोटेशियम अब बाहर निकलना शुरू होगा। अगर पोटेशियम बाहर निकलना शुरू होगा तो इसका मतलब है कि अब ये धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है पोटेंशियल,
तो ये धीरे धीरे नेगेटिव होगा, ज्यादा देर के लिए बाहर निकल जाता है, यहाँ पहुंच गया -70 पे, 2-3 पोटेशियम और बाहर निकल गए तो वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, तो वो नीचे पहुंच जाता है, पहुंच गया नीचे। अब इसको रिस्टोर करने वाला कौन है? इसको रिस्टोर करने वाला है सोडियम पोटेशियम पंप, और वो रिस्टोर करके इसको वापस से कहाँ ले आता है? -70 पे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। और ये जो पूरा है ना, इतना पार्ट, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ये 1 से 5 मिलीसेकंड में होता है। तो ये वाला मैं अगर बोल लूं, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है, ये डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन ही हो रही थी ना, इसमें सोडियम बाहर निकल गया, फिर वापस से क्या हुआ? अब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आना चाहता है, तो इसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होगा? रिपोलराइजेशन होगी। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पूरा पार्ट हाइपरपोलराइजेशन है। तो ये हमारा ग्राफ बनता है। क्या ये बात समझ आई सबको? एक लास्ट चीज और, अलग अलग चैनल और पंप का देख लेते हैं कि कहाँ पे कब ये ओपन होते हैं, कब ये क्लोज होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले बात करते हैं जब मेम्ब्रेन कोई काम नहीं कर रही थी, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर, सोडियम पोटेशियम पंप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ओपन होते हैं, क्लोज बताया था क्या होते हैं? ओपन। यही तो हेल्प करते हैं कि जो लीकी चैनल की वजह से बाहर आ रहा होता है पोटेशियम, वापस उसको अंदर लेके जाते हैं, वरना तो आरएमपी -70 से खराब हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है? आरएमपी का -70। सोडियम वीजीसी और पोटेशियम वीजीसी ओपन होते हैं, नहीं होते इस पे -70 पे, तो वो क्लोज होते हैं, तो ये क्लोज होंगे। लीकी चैनल का बताओ, तो ये ओपन रहता है। अब इसके बाद हमारा आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तब उस टाइम पे सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हो जाते हैं। तो स्टिमुलस आता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाते हैं काम करना, वो क्लोज हो जाते हैं। कौन ओपन होगा? कौन किसका काम देखा है हमने? इन्फ्लक्स किसकी होती है? सोडियम वीजीसी ओपन होंगे, पोटेशियम वीजीसी क्लोज्ड होंगे, लीकी चैनल ओपन ही रहेंगे। लीकी चैनल कभी भी बंद नहीं होते हैं, इनका लिख लो, ये ओपन ही रहते हैं। और इसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल है एट द एंड ऑफ द डीपोलराइजेशन कितना हो जाता है? +30 मिलीवोल्ट। ये मत कहना कि मैम -55 होता है, वो बीच का पार्ट है, लास्ट में क्या जाता है? +30 जाता है। अब इसके बाद हमारे पास कौन आते हैं? वापस से क्या होता है? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? फिर काम करना शुरू करता है, लास्ट में बताया था ना, फिर काम करना शुरू करता है जब उसको वापस से करना पड़ता है, पोटेशियम को हाइपरपोलराइजेशन आ जाती है, तब सोडियम वीजीसी बंद हो जाते हैं। कौन खुलता है रिपोलराइजेशन के टाइम पे? पोटेशियम वीजीसी। मैंने पूरा समझाया है। लीकी चैनल ओपन ही रहेंगे। मेन काम क्या होता है रिपोलराइजेशन का? वो वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर सके। इन प्रोडक्ट क्या होता है? -70 मिलीवोल्ट होता है। हाइपरपोलराइजेशन होने के बाद सोडियम पोटेशियम पंप ने उसका काम कर दिया, वो -70 हो जाता है। तो ये था हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, क्या सबको समझ आया? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है? -70 मिलीवोल्ट। किसकी साइड की बात कर रहे हैं? आईसीएफ की। क्यों होती है? क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होते हैं और अंदर कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज एक कम होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया, सोडियम पोटेशियम की वजह से नेट पॉजिटिव कम होता है अंदर। ठीक है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन मेंटेन करके रखता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन मेंटेन करके रखता है उसको? सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करके रखते हैं। डिपोलराइजेशन कैसे होती है? जब पोलैरिटी चार्जेस रिवर्स होते हैं, जब स्टिमुलस आता है एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का और उसकी वजह से एमजीसी एलजीसी खुलते हैं डेंड्राइट के, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आना शुरू होता है और अंदर का जो -70 था वो हिल ढुल के -55 तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कौन ओपन होते हैं? वीजीसी ओपन होते हैं सोडियम के। रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, इतना सारा सोडियम आया क्योंकि वीजीसी ओपन हो गए और वो +30 तक पहुंच गया। +30 का मतलब क्या है? अब अंदर +30 प्लस का साइन आ गया, यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, बाहर नेगेटिव ज्यादा हो गया। ठीक है, और इस स्टेज को बोलते हैं कि डीपोलराइजेशन अचीव हो गई है। अब वो बेचारा फिर से वापस से अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे जाना चाहता है, नॉर्मल पोटेंशियल पे जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वापस से उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक करने के लिए क्या ओपन होंगे? वीजीसी ऑफ पोटेशियम, वो ओपन होंगे बाहर, क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ गया तो इफ्लक्स बोला जाएगा। और क्योंकि पोटेशियम के जो चैनल होते हैं, वीजीसी होते हैं, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन रह जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने डोर का एग्जांपल लिया था कि वीजीसी के डोर मान लो भारी होते हैं, गेट मान लो भारी होते हैं, तो उसे बंद करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से -70 अचीव होने के बाद वो -80 पे पहुंच जाता है और ब्रीफ फेज आता है, हाइपरपोलराइजेशन का आता ही आता है। और इस टाइम पे इस हाइपरपोलराइजेशन को ठीक कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। हमने फिर उसके बारे में रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में देखा, हमने फिर ये देखा कि प्रोसेस कौन कौन से होते हैं और कौन से चैनल या पंप कब ओपन या क्लोज होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट साइनेप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।